Hello, good evening, everyone. I hope I'm audible to you all. Am I audible to you? Yes, Yes. ma'am. Well, Okay. Good evening, then. So, you all know that today topic is about olfactory, right? Olfactory nerve. सबको पता है कि olfactory is the first cranial nerve. ठीक है. अब इसमें हम नया क्या पढ़ने वाले हैं? The thing is कि जो न्यू है वो ये है कि हाउ एक्चुअली olfactory nerve डेवलप, उसमें कौन कौन सी फिजिक्स है, कौन से फोर्सेस हैं, एंड हाउ इट एक्चुअली स्टिमुलेट आवर न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स और एक्टिवेट्स न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन शेयर करी है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी. हमारे पूरे ब्रेन में इकलौती ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो आपकी थैलेमस से होते हुए नहीं जाती है. व्हाट इज योर थैलेमस? थैलेमस एक आपका गेटवे है, मतलब एक पाथवे है जहां से या फिर आप ऐसा गेट कह सकते हो जहां से सारी ना चेकिंग होके जाती है. ठीक है. तो पहले मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ सो दैट यू ऑल शुड नो अबाउट. ये हमारी क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व है. इफ यू कैन सी दिस थिंग दैट इज इन ग्रीन इन कलर, सबसे पहली प्रिमिटिव नर्व होती है, इवन जो कि आपकी बिफोर एनी नर्व, मतलब आपके नियोकॉर्टेक्स बनने से पहले जो नर्व बनी थी वो होती है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व. एंड अलोंग विद ऑल्फैक्टरी नर्व नियोकॉर्टेक्स बनने के साथ साथ क्या बना था? पिरिफॉर्मिस कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स का मतलब तो पता है ना, मतलब ब्रेन का एरिया. ब्रेन में वो एरिया जो उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. तो एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज द एरिया दैट इट हैज फॉर द फंक्शन. ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन करने के लिए, फंक्शन काइंड ऑफ कि सेंसरी फंक्शन करना है, मोटर फंक्शन करना है, तो फॉर द स्टिमुलेशन, फॉर द एक्टिविटी, फॉर द ट्रैक्ट्स. अब हमारे ना ब्रेन में कुछ फाइबर्स होते हैं. देयर आर 3 फाइबर्स. कौन कौन से? पहले होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स. ठीक है. फिर आते हैं आपके एसोसिएशन फाइबर्स. एक मिनट. एंड देन आते हैं आपके कमिश्रल फाइबर्स. अब ये तीनों फाइबर्स होते क्या हैं? देखो, जो आपके प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं ना, ये वो प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं जो आपके यूएमएन, एलएमएन ये सारा बनाते हैं ना. तो वो होता है आपके प्रोजेक्शन फाइबर. प्रोजेक्शन का मतलब समझ रहे हो? जैसे यू ऑल नो अबाउट प्रोजेक्टर, है ना? प्रोजेक्टर का काम क्या होता है कि वो एक जगह से एक बीम छोड़ता है जो बहुत दूर तक जा सकती है और यू कैन सी द इमेज. उसी तरीके से प्रोजेक्शन फाइबर्स का काम होता है कि वो ब्रेन से एक सिग्नल लेकर आपकी बॉडी में आ रहे हैं और आपकी बॉडी से एक सिग्नल लेकर आपके ब्रेन में जा रहे हैं. तो दे आर इनके पास क्या होंगे? फिर इनके एग्जॉन्स जो होंगे वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं. इतने लंबे कि एटलीस्ट 1 मीटर के बराबर होते हैं और यू कैन से 2.5 फुट के बराबर होते हैं. तो इसमें क्या होता है? इनके बड़े होने से फायदा क्या होता है? इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो जल्दी से जल्दी हो सके, ज्यादा रुकावट ना आए. तो उसके लिए होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स. क्योंकि अगर मैं किसी चीज गर्म चीज को पकड़ रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए? एकदम स्पीडी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे वहां से हाथ हटाना है. दैट्स व्हाई वी हैव प्रोजेक्शन फाइबर जो कि यूएमएन और एलएमएन में कन्वर्ट होते हैं. अब जो ये आपके एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो एक दूसरे से एसोसिएट कर सके. ठीक है. एसोसिएट मतलब जैसे मान लो
दिस इज योर फ्रंटल लोब, दिस इज योर पैराइटल लोब एंड दिस इज योर ऑसिपिटल लोब, इस तरीके से, और नीचे टेम्पोरल। ठीक है, अब ये इससे एक दूसरे से एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे से आसपास के, जरूरी नहीं कि लोब से, फ्रंटल लोब के अंदर ही बहुत सारे कॉर्टेक्स और गायरस होते हैं ना, तो एक गायरस दूसरे गायरस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास पास कर रहा है, वो कौन करते हैं, वो आपके एसोसिएशन फाइबर्स करते हैं। फिर आपके आते हैं कमिशनल फाइबर्स। कमिशनल फाइबर्स का काम होता है कम्युनिकेट करना अलग अलग लोब्स में। तो जो फ्रंटल लोब से पैराइटल लोब में या फ्रंटल लोब से ऑसिपिटल लोब में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो होते हैं आपके क्या, कमिशनल फाइबर्स। ठीक है, तो अब इसका इसमें क्या रोल है, रोल ये है कि एक होता है हमारा थैलेमस, यू कैन सी ओवर हियर द ग्रीन पार्ट, दैट इज द थैलेमस। देखो सबको पता है ऑल्फैक्टरी का मतलब है कि हमें स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, उससे रिलेटेड होता है। ऑल्फैक्टरी का पूरा काम ही स्मेलिंग से रिलेटेड है। वाई हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व बहुत प्रिमिटिव नर्व है, सबसे पहली नर्व है आपकी, कोई भी न्यूकॉर्टेक्स बनने से पहले वो नर्व बनी, क्यों, कोई बता सकता है? वाई इट इज अ वेरी प्राइमरी प्रिमिटिव नर्व दैट हैज बीन मेड एंड इट इज नॉट गो फ्रॉम दिस एरिया, थैलेमस से नहीं होके जाता है। थैलेमस आपका एक गेटवे है, गेटवे जो कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन के कॉर्टेक्स में जानी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन के कॉर्टेक्स से वापस बॉडी में जानी चाहिए, आनी जानी, मतलब एग्जैक्ट सही इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, और अगर उसको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लायक ही नहीं है कि ब्रेन तक पहुंच नहीं पहुंचाता है, तो ये कौन करता है, ये आपका थैलेमस करता है। थैलेमस हैज द एबिलिटी, इसलिए इसे गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो गेट पे वॉचमैन खड़ा है, किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है ना, तो ये सारे काम कौन करता है, थैलेमस करता है। एंड नाउ एनी वन ऑफ यू, कोई भी जो मुझे बता सके व्हाई द olfactory nerve has the ability to be a primitive nerve to do not go from the thalamus, कि वो थैलेमस से होते हुए जाती है, वो डायरेक्ट आपके कॉर्टेक्स में जाती है, क्यों? एनीवन, अपने अंदाजे से ही बता दो, नहीं बताना तो भी इट्स ओके, फाइन। नहीं, ठीक है, सी क्या होता है ना कि पहले के टाइम में इतनी तो नॉलेज थी नहीं। द थिंग इज, कभी देखा है घर में अगर गैस ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं गैस की स्मेल आ रही है, कहीं से गैस लीक हो रहा है, कहीं से गंदगी की स्मेल आ रही है, तो यू कैन से, तो इट इज एक्चुअली सर्वाइवल नर्व जो आपको हेल्प करती है सर्वाइव, डेंजर से बचाने में हेल्प करती है, कि अगर गैस लीक हो रहा है तो योर स्मेलिंग पावर दैट कैन टेल यू कि देयर इज अ गैस लीकेज। ठीक है, तो एक्चुअली ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी बहुत बड़ी सर्वाइवल नर्व थी, जैसे कि कुत्ते हैं, कोई भी जानवर बनते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपनी स्मेलिंग पावर से हर चीज का पता लगाते हैं। इवन जो ब्लाइंड पीपल है, वो अपनी ऑडिटरी पावर से, अपनी स्मेलिंग पावर से, अपनी गस्टेटरी मतलब टेस्ट जिससे हम करते हैं, इन सारी पावर से काफी सारी चीजों पे काम करते हैं। अपनी स्मेलिंग और वेस्टिबुलर मतलब जो हियरिंग पावर होती है, उससे वो अपना बैलेंस और अपनी आस-पास कैसे जाना है, कहाँ जाना है, अब वो क्या होता है स्मेल करके ये बता देते हैं, अच्छा इस तरफ ये चीज़ प्रेज़ेंट होगी, ये दुकान होगी, या यहाँ पे क्या बनता है, ऑल दीज़ थिंग्स। ठीक है? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि ये ओल्फैक्टरी नर्व प्रिमिटिव नर्व थी ही इसलिए क्योंकि इसको सर्वाइवल मोड करना था। तो एट दैट टाइम वी वर नॉट दैट मच इलैबोरेटेड एज़ अ एजुकेटर, या फिर इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल नहीं थे हम कि हम अपने आप से कोरिलेट कर सकें और हम कई चीज़ों से अपने आप बच सकें। बट एट दैट टाइम ये हमारी जो ओल्फैक्टरी नर्व थी, ये ऐसे काम करती थी कि हम कई चीज़ों को सिर्फ सूंघ के, बिकॉज़ द बेस्ट सेंसेशरी पावर जो हमारी पूरी बॉडी में सारी चीजों में है, वो सबसे ज्यादा olfactory नर्व में है। तो बाय द स्मेलिंग आपके ब्रेन, जैसे कई बार लोग कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, दे हैव अ वॉमिटिंग सेंसेशन जस्ट बिकॉज दे से कि उनको ना स्मेल आ रही है, कुछ ऐसी स्मेल चढ़ रही है, सर दर्द हो रहा है। माइग्रेन वाले लोगों में अगर कोई वो किसी ऐसे एरिया में जो बंद एरिया है, जहाँ से स्मेल थोड़ी सी ऐसे ह्यूमिडिटी वाली स्मेल है या कुछ ऐसी है, दे विल हैव अ वेरी बैड माइग्रेन। ठीक है, तो एक्चुअली olfactory nerve plays a very much variety in your headache, in your even pain receptors, अगर आपका प्रोप्रियोसेप्टर एक्टिवेशन करना है उसमें भी, इवन फीमेल्स के जो क्या कहते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें भी इफेक्ट करता है। कैसे? बिकॉज इट डायरेक्टली अटैक योर हाइपोथैलेमस एक्टिविटी, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन।
अगर आपका ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस या ऑल्फैक्टरी नर्व सही काम करती है, तो वो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल होते हैं, उन्हें कम कर देती है। एंड एवरीवन नोज़ कॉर्टिसोल लेवल कम होने से क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे हार्मोनल लेवल्स जो चल रहे हैं, वो किससे डिपेंड भी करते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन से बहुत ज़्यादा, मतलब कॉर्टिसोल से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। प्लस ये आपके स्लीप और वेक साइकिल को भी अफेक्ट करता है। हाउ इट अफेक्ट योर स्लीप एंड वेक साइकिल? अगर आपका ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन अच्छा नहीं है, तो क्या होता है, थैलेमस एक्टिवेट नहीं होता और स्लीप वेक साइकिल अच्छे से नहीं हो पाती। जब स्लीप और वेक साइकिल अच्छे से नहीं होती है, तो उसमें जो इफेक्ट होता है, वो कौन सा एरिया इफेक्ट होता है? साथ-साथ आपका पीनियल ग्लैंड इफेक्ट होता है। वी ऑल नो पीनियल ग्लैंड ही वो है, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, क्योंकि उससे क्या सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन। वी ऑल नो अबाउट मेलाटोनिन, सबको पता है ना? मेलाटोनिन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए सेरोटोनिन रिलीज़ हो, आपकी बॉडी में पेन रिसेप्टर्स ना बढ़ें। तो हम कहते हैं ना, आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, आपकी नाइट साइकिल कैसी है? पेशेंट पूछते हैं हम कि आपकी नाइट साइकिल कैसी है? तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली इन पार्किंसन या फिर अल्जाइमर, उनको ना नींद नहीं आती है, या आजकल तो काफ़ी अलग-अलग तरीके के पेशेंट्स भी हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, दे टेक स्लीपिंग पिल्स एंड सो ऑन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे टेक। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो नींद अफेक्ट हो रही है ना, तो उसकी वजह से उनकी ऑल्फैक्टरी नर्व भी अफेक्ट हो रही होती है। अब ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है इसमें एक्चुअली होता क्या-क्या है, क्या-क्या फिज़िक्स होती है, क्या फोर्सेस होता है और ये एक्चुअली कैसे स्टिमुलेट करता है। किस-किस को स्टिमुलेट करता है? ये एमिग्डाला को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को, थैलेमस को, हिप्पोकैम्पस को एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। मैं पहले थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। एमिग्डाला क्या होता है? एमिग्डाला यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे जो उठा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, एमिग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स, बड़ा कर देती हूँ, नीचे कर देती हूँ। ये देखो यहाँ लिखा है एमिग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स। तो ये एमिग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे है। एमिग्डालॉइड होता क्या है? एमिग्डालॉइड एक्चुअली हेल्प्स, और ये भी ये भी हमारे ना सर्वाइवल मोड के लिए बना था। ये हमारी बॉडी में या हमारे अंदर एक फ़ियर को बढ़ाता है। फ़ियर मतलब जैसे कि अगर हमें डर नहीं होगा, तो हम वो सारे उल्टे काम करेंगे जिससे हमारे साथ कुछ हो सकता है ना? तो एक्चुअली ये एमिग्डालॉइड वो है जो हमें गलत चीज़ें करने से या हमारे साथ गलत होने से बचाता है। तो हम कई बार कई चीज़ें इस डर से नहीं करते कि ये हो जाएगा। बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हमें ये डर है तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ, एमिग्डालॉइड इतना ज़्यादा हाइपर कई बार हो जाता है कि आप कई जो चीज़ें करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाते। तो एमिग्डालॉइड एक्चुअली ट्रिगर योर फ़ियर। तो ये मोस्टली कब ट्रिगर होगा? जब यू विल हैव पेन। अगर किसी को फ्रोज़न शोल्डर है, ही और शी हैज़ पेन, तो उसे ये फ़ियर होगा कि अगर मैं हाथ उठाऊँगा तो मुझे पेन आएगा, तो वो नहीं उठाएँगे। तो उस समय इसका मतलब है, जब भी किसी को मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर कोई भी तरीके का पेन है, तो पेन थ्रेट ब्रेन में थ्रेट भेजता है, और जितना ज़्यादा थ्रेट जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ में कोई भी चीज़ करने से डरोगे। चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल हो, न्यूरोमस्कुलर, चाहे वो आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हो या अपनी लाइफ़ में कुछ करना हो। तो एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन जो ये आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी एमिग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स से, जो कि कहाँ पे एक्चुअली होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस एरिया, दिस इज़, लेट मी मार्क, ये जो एरिया है इतना, ये आपका फ्रंटल एरिया है, ठीक है? और ये जो एरिया है, दिस इज़ योर टेम्पोरल। तो इसका मतलब है, जो आपका हिप्पोकैम्पस होता है, जो आपकी एमिग्डालॉइड बॉडी होती है, ये सब कहाँ है? ये आपकी टेम्पोरल एरिया में, टेम्पोरल कॉर्टेक्स में। तो इफ यू कैन सी दिस पर्पल वन, ये आपका क्या है? हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस पूरा यहाँ तक है। आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक ऐसा अ, इसमें मतलब ब्रेन में हमारे होता है कॉर्टेक्स, या फिर यू कैन से द थिंग, जिससे कि हमारी बॉडी में मैपिंग होती है, मेमोरी मैपिंग हो गई, इमोशनल मैपिंग्स हो गई। मैपिंग मतलब जैसे कि ग्राफ, जैसे हम गूगल मैप्स खोलते हैं ना, अरे गूगल मैप्स खोलो, हमें कहाँ जाना है, वी शुड डायरेक्ट इट आउट कि हमें जहाँ जाना है उसका मैप खोल लेते हैं, एंड देन वी विल गो टुवर्ड दैट साइड। तो हिप्पोकैम्पस हमारी पूरे बॉडी की मैपिंग रखता है, चाहे वो कोई भी मेमोरी हो, अच्छी-बुरी, और इवन सर्जरी मैपिंग या पेन का भी, फ्रैक्चर कुछ भी हुआ है, वो आपके हिप्पोकैम्पस में रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में फ्रैक्चर हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो सारी आपके हिप्पोकैम्पस में सेव्ड है। तो पेन
प्लस हीलिंग, वो दोनों ही है आपके हिप्पोकैम्पस में। तो वो पेन हुआ लेकिन वो हील भी हुआ, दैट इज प्लेस्ड इन योर हिप्पोकैम्पस। तो हमें जब भी किसी को पेन होता है सेम या नियर बाय स्ट्रक्चर, तो वी नीड टू एक्चुअली एक्टिवेट द हिप्पोकैम्पस, क्योंकि हिप्पोकैम्पस उस पेन एक्टिविटी को कम करेगा व्हाइल ट्रिगरिंग दैट मेमोरी। ठीक है, तो एक्चुअली जितनी भी हमारी याददाश्त वगैरह सब कुछ सेव्ड होती है, वो इस पार्ट में होती है, द हिप्पोकैम्पस पार्ट। ठीक है, द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम? आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, इट हैज हिप्पोकैम्पस, इट हैज थैलेमस, इट हैज कॉर्डेड न्यूक्लियस, ऑल दिस थिंग्स। ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है अलोंग विद सेरिबेलम। जो आपका सेरिबेलम है ना, उसके साथ कैसे, जो आपका हिप्पोकैम्पस है वो हमारी आपकी मेमोरी को स्टेबल रखता है, आपकी पूरी बॉडी की मैपिंग रखता है। मैपिंग का मतलब हिप्पोकैम्पस हैज द प्रोप्रियोसेप्शन आल्सो, कि जो मेरा ये जो ह्यूमरस है, ये एंटीरियरली और इंफीरियरली चले जाते हैं, मोस्टली फ्रोजन शोल्डर या फिर इम्पेजमेंट या फिर अगर किसी का डिसलोकेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में ब्रेन के अंदर की मैपिंग इफेक्ट होती है। हिप्पोकैम्पस अगर एक्टिवेटेड नहीं होगा या फिर थ्रेट की वजह से, क्योंकि जब भी थ्रेट ज्यादा होगा तो हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट नहीं होगा, उस समय क्या एक्टिवेटेड होगा, उस समय ज्यादा एक्टिवेटेड होगा एमिगडाला। तो आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, अगर एमिगडाला बढ़ा हुआ है तो वो हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि फियर, थ्रेट आपको वो चीजें एक्टिवेट करने नहीं देगा जिससे पेन कम हो। तो हिप्पोकैम्पस बताता है कि आपका जो ह्यूमरस है, इट शुड बी लिटिल बिट पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। इसका मतलब आपके जॉइंट की जो प्रोप्रियोसेप्शन है कि कहाँ पे सेंस ऑफ जॉइंट आपका होना चाहिए ना, वो कौन बताता है, वो हिप्पोकैम्पस बताता है। ठीक है, एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, नाउ विल कम ओवर द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल, अरोजल्स, आपके हार्मोनल लेवल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सबको ये सब क्या करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो यू कैन सी कैसे हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी के पूरा बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्टर को काम कर रहा है, अलोंग विद सेरिबेलम के साथ होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ट्रैक्ट्स होते हैं वो इनसे होते हुए जाते हैं या इनसे कोरिलेट करते हैं। The thing is, the only nerve that directly connect with them is olfactory nerve, जो कि आपकी थैलेमस से होते हुए नहीं जा रही। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप नोज से लोगे वो डायरेक्ट जाती है। इसलिए जब हम इनहेल करते हैं ना कुछ भी, तो वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई भी स्मेल, मान लो पुराने खाने की स्मेल करी, तो आई कैन रिलेट विद, अच्छा ये वही स्मेल है। कभी बारिश होती है, मिट्टी की खुशबू आती है, यू कैन गो टू दैट एरा कि हाँ ये बिल्कुल वैसी ही मिट्टी की स्मेल है। तो दिस स्मेल हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट योर पावर ऑफ मेमोरी। तो एल्जाइमर कंडीशन में, पार्किंसन कंडीशंस में जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी भी अफेक्ट हो रही होती है। So in Alzheimer or in Parkinson, you can activate the olfactory nerve. How? Because only your olfactory nerve has the ability to regenerate because it has basal stem cells. And no else olfactory or cranial nerve has the basal stem cells. बेसल स्टेम सेल मतलब आप सबने सुना होगा ना कि स्टेम सेल वो कर लो, प्रिजर्वेशन कर लो, तो आप बाद में उन सब चीजों के लिए कोई भी इंजरी हुई है, कुछ है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, है ना, कैंसर को ठीक कर सकते हो, कोई ऑर्गन डेवलप करना है तो स्टेम सेल्स होंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इफ ओनली दैट नर्व विच इज योर ऑल्फैक्टरी नर्व हैज द बेसल स्टेम सेल, जो अपने आप को रीजनरेट करने की पावर रखती है। ठीक है, तो एक्चुअली इफ यू स्टिमुलेट ऑल्फैक्टरी नर्व in Alzheimer or Parkinson, so it actually triggers some memory power, but you need to stimulate only those smells जिससे उनकी memory वो वापस आए, जिससे उनकी help हो। ठीक है, अब now we should talk about hypothalamus। हो गया, thalamus क्या करता है along with pineal gland and hypothalamus, ये आपकी sleep wake cycle को awake करता है या ठीक करता है, जिससे कि आपकी जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। जब ऐसा होगा तो अपने आप आपका पेन रिडक्शन होने लग जाएगा। द थिंग इज, पहले ही मैं बता दूं, olfactory nerve is do not erase your pain, do not, इट जस्ट डू दैट कि ये शिफ्ट कर देता है पेन को या फिर थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर देता है, जस्ट लाइक इफ यू आर टेकिंग गाबापेंटिन, इफ यू आर डूइंग टेंस। अब ये है कि ये उनसे बेटर काम इसलिए करता है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। एंड यू ऑल नो कि हमारी बॉडी में जो भी पेन है, इट्स नॉट मस्कुलोस्केलेटल, इट्स नॉट न्यूरोमस्कुलर, बट इट इज वेव, जैसे कि अल्फा वेव, गामा वेव, बीटा वेव्स। तो ये सारी वेव्स हैं, दीज आर नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको ये चीज सबसे पहले समझनी पड़ेगी, ये सारी ना वेव्स होती हैं, इन वेव्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन वेव्स को कंट्रोल करने के लिए आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करोगे तो ये सिर्फ कंट्रोल्ड रहेगा।
तो इसीलिए इफ यू आर यूजिंग ऑल्फैक्टरी नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक, तो उसके साथ आपको अपनी बाकी टेक्निक्स को नहीं छोड़ना। एक्चुअली बिफोर डूइंग एनी exercise or before doing any kind of mobilization, any kind of technique or treatment, you can go for, or even with the breathing exercise ये बहुत हेल्प करता है। और मैं बता दूं, बिफोर मतलब आप ऑल्फैक्टरी नर्व स्टिमुलेशन करोगे विद हेल्प ऑफ एनी स्मेलिंग थिंग्स, ठीक है। आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी स्मेल में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से शेप स्ट्रक्चर एक्चुअली हेल्प करते हैं पेन रिडक्शन में। क्योंकि ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ना, इसमें बेंजीन स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन स्ट्रक्चर बहुत जल्दी स्टिमुलेट करता है आपके पेन रिडक्शन स्टिमुलस को, ठीक है। तो बेंजीन किस किस में पाया जाता है? आपके क्लोव में बेंजीन स्ट्रक्चर पाया जाता है, आपके कैम्फर में और आपके लेवेंडर में, इन तीन में बेंजीन स्ट्रक्चर पाया जाता है। और बेंजीन स्ट्रक्चर की कोई भी स्मेल हेल्प करती है रिड्यूस करने में पेन को। इसका भी रिसर्च आर्टिकल है। ऑब्वियसली आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक, बट ये ऐसे मेंशन है, सो आई हैव डन विद माय पेशेंट्स। तो बिफोर डूइंग एनी एक्सरसाइजेस, बिफोर डूइंग एनी मोबिलाइजेशन, बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, आई हैव डन ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन। और मैंने ये देखा कि उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई पेशेंट्स में, पहले जो मैं करती थी उसके बाद। एंड आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल टेक्निक, जिससे कि जो मेरा पेशेंट 10 दिन में, 15 दिन में ठीक होता था, या फिर वो इम्प्रूवमेंट जो मुझे 10-15 दिन में दिखती थी, वो मुझे 3-4 दिन में दिखने लगी। So after doing evidence-based practice, I thought that it should work with others also, and I also done with myself कि मतलब हाँ, मैं खुद पे करके देखूंगी तभी मुझे ज्यादा फर्क पता चलेगा, राइट। तो क्या होता है इसमें, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, जब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर या जो भी होता है जो पेन को कम करते हैं, तो ये सिर्फ एक तरीके से आप पूरा टेम्पररी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें काफी हद तक आपका हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, बट ये पूरी तरीके से इरेज नहीं करता। तो इसलिए हमें इसके साथ साथ चाहे ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराओ, चाहे मोबिलाइजेशन, ये सब इंक्लूड करोगे। व्हाट हैपेंस, जब आप इसके साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एक्सलेशन ज्यादा कराते हो, मतलब लॉन्ग टर्म एक्सलेशन कराते हो, तो उससे मसल टोन या गार्डिंग जो होती है, मसल टोन और गार्डिंग क्या होती है, एज यू हैव सीन इन फ्रोजन शोल्डर या एसीएल पीसीएल या किसी की भी सर्जरी के बाद का होता है, मसल टाइटनेस हो जाती है। जैसे एल्बो में मान लो प्लास्टर लगा था बहुत टाइम से, तो प्लास्टर लगा है, उसके बाद हम उनका उतर गया, अब ये ऐसे ना पूरा खुल रहा है ना बंद हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप जब ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन कराओगे, तो उसके बाद आप एक्सलेशन कराओगे, क्योंकि जो मसल टोन या गार्डिंग, मतलब टाइटनेस जो हो गई है, इट इज नॉट मसल स्ट्रेंथ, इट इज जस्ट मसल गार्डिंग और टोनिंग। व्हाट इज मसल टोन एंड गार्डिंग? ये एक सर्वाइवल मोड, ये भी सर्वाइवल मोड के लिए होता है, जब हमारी बॉडी को लगता है वी आर इन थ्रेट, तो वो अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कछुए को देखा है, जब उसको लगता है थ्रेट है, तो अपनी पूरी बॉडी को अंदर श्रिंक कर लेता है। अगर हम ही को लग रहा है कोई हमें मारने आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी का ही सिस्टम होता है। व्हेन वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन, एनी काइंड ऑफ थिंग, तो हमारी बॉडी बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज मसल गार्डिंग और एक्सिस मसल टोनिंग। दैट एक्चुअली इंडिकेट कि आपकी मसल एक्चुअली टोन्ड या फिर गार्ड टाइट नहीं है, उसको आप कितना भी स्ट्रेच कर लो नहीं होगी। आपका ब्रेन ये कह रहा है कि यू हैव अ थ्रेट, यू हैव अ पेन, ठीक है। इट डजंट मीन कि हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे। यू कैन वर्क अलोंग विद पीएनएफ टेक्निक एंड अदर स्ट्रेचिंग आल्सो, बट अगर आप अपने ब्रेन को भी टारगेट करोगे अलोंग विद दैट, मैंने अभी भी बोला, हम अपनी टेक्निक्स को नहीं बंद कर रहे, वी आर जस्ट इंक्लूडिंग न्यूरोमस्कुलर टेक्निक्स अलोंग विद दैट, एंड वी कैन सी द मतलब चेंजेस। और एक बात सोचो, जैसे ये पीएनएफ टेक्निक है या कोई भी टेक्निक है, मेटलेट टेक्निक है या कोई भी टेक्निक्स है, मैकेंजी टेक्निक है, ये कैसे डेवलप हुई? क्यों हम नहीं कर सकते? बिकॉज वो पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि एक्चुअली ऐसा ऐसा होगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो हम और क्या कर सकते हैं। तो वी शुड ऑल्सो स्टडी दैट डीप, दैट वी शुड नो हाउ आवर बॉडी एक्चुअली वर्क्स। जब हमें ये पता होगा ना कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, तो वी कैन एबल टू ड्रॉ और डू सम न्यू टेक्निक्स, जिससे हमें ये पता चलेगा, अच्छा हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो वी कैन ऑल्सो डेवलप सम काइंड ऑफ टेक्निक। ऐसा तो नहीं है कि वहीं तक लिमिटेड हो गया, अब आगे कोई टेक्निक्स डेवलप ही नहीं हो सकती, एंड वी शुड फॉलो ओनली द ओल्ड टेक्निक दैट हैज बीन डन। अब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इलेक्ट्रोथेरेपी और बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आ रही हैं, बट वी ऑल नो कि हमारी पूरी फिजियोथेरेपी में कितना परसेंट इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट है, राइट। द मोस्ट पार्ट इज फिजियोथेरेपी, मतलब फिजिकल थेरेपी। फिजियोथेरेपी को अगर हम तोड़ते हैं, तो दैट इज अ फिजिकल थेरेपी, राइट। तो इसमें कहने का मतलब ये कि व्हेन वी आर एक्चुअली स्टिमुलेटिंग ऑल्फैक्टरी नर्व,
तो हमारी मसल गार्डिंग जो है, जो टाइटनेस हो रखी है, उसे कम करने का तरीका है कि हम न्यूरोमस्कुलर मतलब अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि यू शुड रिलैक्स इट आउट। वी विल डू द मसल मोशन, मतलब आप पेशेंट को भी समझाओगे, आप जब ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन करोगे, ऐसा जो कामिंग जो आपका पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करता है ना, तो वो अपने आप आपकी टोनिंग मसल गार्डिंग को डिक्रीज कर देगा। आफ्टर दैट इट इज वेरी इजी टू मोबिलाइज, इट इज वेरी टू इजी टू डू द एक्सरसाइजेस, और उससे जल्दी हाथ खुलेगा भी। जैसे एक दिन में फ्रोजन शोल्डर कैसे खुल सकता है? जब आप इतना न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग कर दो, मतलब इतना ब्रेन ट्रेनिंग कर दो, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर करो, और उसके बाद यू कैन गो फॉर द अदर मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, व्हाटएवर यू वांट टू। ठीक है? देन यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स। अब ये सारा डिस्कशन हो गया, नाउ लेट्स गो ऑन द फिजिक्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। अब ऑल्फैक्टरी नर्व पे आते हैं, ठीक है? देखो, अब इसमें जो फिजिक्स है वो क्या-क्या है, इसमें क्वांटम एंड वाइब्रेशन फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस होते हैं, मैं ये पढ़ के नहीं बताऊँगी, मैं डायरेक्ट बता दूँगी। आयनिक डिफ्यूजन फोर्सेस होते हैं, मैकेनिकल, बायोफिजिकल फोर्सेस होते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड फोर्सेस एंड ओल्फैक्टरी लिम्बिक पेन मॉड्यूलेशन पाथवे। ये टोटल आपके 7 है। अब क्या है क्वांटम एंड वाइब्रेशनल फोर्सेस? वाइब्रेशन का मतलब ही यही है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी आप स्मेल करते हो ना, अब जैसे कुछ स्मेल या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जब आप परफ्यूम कहते हो, तो आप ये कहते हो एक परफ्यूम है जो बहुत हार्ड है, एक परफ्यूम बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट है, ब्लॉसम है। तो द थिंग इज वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज डिपेंड ऑन कि वो कितना ज्यादा स्पीड से आपकी नाक तक आ रहा है, इसका मतलब कि वो बहुत हार्ड है। तो जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है उतनी तेजी से आपके ब्रेन में अटैक करती है। एंड यू कैन, अगर ज्यादा हाइपर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाला आप कोई ऑर्डर स्मेल करते हो, तो वो आपके ब्रेन को बहुत इंस्टेंट ट्रिगर करता है, और इट कैन कॉज यू पेन, माइग्रेन, एनी काइंड ऑफ थिंग। आपको हेडेक भी हो सकता है, वॉमिटिंग्स भी आ सकती है, ठीक है? तो जितना लेस वाइब्रेशनल फोर्स आपका ऑर्डर रहता है, उतना ही अच्छा होता है फॉर द कामिंग, फॉर इंक्रीजिंग द पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। व्हाट डज पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो डज? आपके हार्ट रेट, बीपी, इन सबको मेंटेन करेगा, प्लस आपकी बॉडी का जो वेगस नर्व स्टिमुलेशन है वो भी बेटर कर देगा। उससे क्या होगा, पेन स्टिमुलेशन भी कम हो जाएगा, और बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, हेडेक कम हो जाता है। और इसके ऊपर अभी रिसर्च भी, दैट आई विल आल्सो शो यू। अब जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल आता है, इसमें क्या है, इसमें ना प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें आपका सोडियम और कैल्शियम और क्लोरीन आयंस होते हैं। जो सोडियम और कैल्शियम आयन होते हैं, ये ना पॉजिटिव आयंस होते हैं, इनफ्लक्स होते हैं। और जो आपका इसमें क्लोरीन वाला होता है, वो आपका इफ्लक्स होता है। एंड क्लोरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगा तभी वो स्टिमुलस को लेगा और आपके ब्रेन में पहुंचाएगा, ठीक है? सोडियम कैल्शियम आयन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में, जैसे ही कोई रिसेप्टर आता है, क्लोरीन जाता है और डीपोलराइजेशन करता है, एंड दैट हाउ जो स्मेल है वो आपके ब्रेन में जाती है, ठीक है? जैसे कि अब ये है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व। जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ना, यहाँ पे छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिनमें से होते हुए इसके एक्सॉन्स आते हैं, ठीक है? दिस इज एक्सॉन। और यहाँ पे फिर साइनेप्सेस होंगे आपके along the brain rate, और यहाँ छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जो बहुत छोटे-छोटे 3-4 ऐसे सीलिया होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी आपकी रिसेप्टर्स जो आपके ऑर्डर्स हैं उनको कैच कर लेते हैं। अब क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ क्रिविफॉर्म बोन। कई बार इनका फ्रैक्चर हो जाता है जब कोई सामने से मारता है, तो उसमें आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व के कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं। और कब-कब होते हैं, अगर किसी को साइनस है, क्यों होता है वो भी मैं आगे नीचे बताऊँगी। किसी का अगर जिसे वो कहते हैं ना, सेप्टम डेविएशन, अगर सेप्टम डेविएशन है मतलब हड्डी टेढ़ी है नाक की, तो उससे भी एक तरफ का जो क्या कहते हैं, स्मेल या नेज़ल आप जो ब्रीथ करते हो वो इफेक्ट होता है। अब आप लोगों ने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, आई डोंट नो, बट नेज़ल सेप्टम डेविएशन की वजह से लोगों को बीपी हाई होने के चांसेस रहते हैं, और ब्रीथिंग इश्यूज तो होते हैं। खर्राटे बहुत लेते हैं जिनका सेप्टल डेविएशन होता है, तो उनको खर्राटे आते हैं। बिकॉज ऑफ द खर्राटे उनका जो बीपी होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है,
होता है, उसमें डिसफंक्शन होता है और बीपी हाई होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से इफ यू कैन स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी नर्व, इट कैन एक्चुअली हेल्प इन इवन सेप्टल डेविएशन, बिकॉज़ देयर आर टेक्निक्स इन व्हिच जो सेप्टल डेविएशन हुआ होता है ना, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय द वाइब्रेशन थेरेपी, बाय एक्चुअली डूइंग गेज स्टेबलाइजेशन अलोंग विद योर ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं नीचे आगे दिखाऊंगी तब। तो व्हाट हैपेंस, जब यहाँ से हम कुछ भी स्मेल करते हैं, जो ऐसे मान लो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से सारी स्मेलिंग जब जा रही है तो वो ऐसे होते इधर जाएगी, मतलब इसमें से अंदर से ऐसे होते हुए, ठीक है, पासेज में होगी। अब जो आपके आयंस चैनल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी Na+ और Ca2+ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब कोई स्मेल आती है तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है आयंस का, तो क्लोरीन आयंस अंदर जाता है, जिससे डीपोलराइजेशन होता है। तो अगर क्लोरीन कम हो जाता है तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा और इनसे ऑर्डर जुड़ेगा नहीं, ऑर्डर मतलब स्मेल जुड़ेगी नहीं और वो आपके ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों का ना जैसे कई लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी कुत्ते की नाक है क्या, कि तुम बहुत कुछ सूंघ लेते हो आराम से, तुम्हें पता चल जाता है चीज कहाँ पे है, और किसी किसी को बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। कोई दारू पी के आया है, एक को बहुत जल्दी पता चल गया दूर से भी, और एक को पता ही नहीं चला उसके पास में आने के बाद भी। दैट मीन्स उसकी जो डीपोलराइजेशन है, बिना अगर उसे ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब मान लो साइनोसाइटिस नहीं है, सेप्टल डेविएशन नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, बट स्टिल उसकी जो सेंसरी पावर है, स्मेलिंग सेंसरी पावर है, वो उतनी अच्छी नहीं है। जिनकी स्मेलिंग पावर अच्छी होती है, एक और चीज मैं बता दूं, दे हैव अ गुड मेमोरी। कैसे? बिकॉज हिप्पोकैम्पस अच्छा रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा, तो एजुकेशन में भी बहुत हेल्प होती है। इफ यू हैव अ गुड सेंसरी, नोज सेंसरी, तो स्मेल सेंसरी वाली पावर, सॉरी, तो उससे आपका ना एजुकेशन में बहुत मतलब आपकी नॉलेज को स्टोर करने में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि जब आप कैसे करोगे, जब भी आप पढ़ने जा रहे हो, बिफोर डूइंग एनी स्टडी, यू नीड टू स्मेल द क्लोव। क्लोव इज वेरी हेल्पफुल इन एक्टिवेटिंग हिप्पोकैम्पस। क्लोव बहुत जल्दी आपके हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करता है, तो क्लोव की स्मेल, बट ऑलवेज रिमेंबर बहुत ज्यादा नहीं करना है। दिन में 2 बार करोगे, वो भी 5 से 10 सेकंड के लिए, और यू कैन से नहीं, 5 से 10 नहीं, 20 to 30 सेकंड्स के लिए किया जाता है। 5 to 6 राउंड घुमाते हैं, फिर दूर कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं इसे, ठीक है। और ये सब 2 दिन में 2 बार किया जाता है। इससे क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व स्टिमुलेट होती है। क्लोव डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है हिप्पोकैम्पस को। और जो लेवेंडर होता है, लेवेंडर एक्चुअली एक्टिवेट योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। रीजन, क्योंकि जो लेवेंडर है, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, या फिर उस यू कैन से कि और भी उसमें जो ऑर्डरेंट है, वो हेल्प करते हैं कहाँ पहुंचने में, हाइपोथैलेमस से। तो उसका जो ट्रैक्ट है, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक एक्सॉन या हर एक सेल के अपने अपने ऑर्डरेंट होती है, मतलब स्मेल होती है। तो वन न्यूरॉन अटैच विद वन ऑर्डर सेल, सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो the lavender is the one that actually activate your hypothalamus. If you want to activate your hypothalamus, that will decrease your stress level. That's why female will love to have the lavender smell. Clove is very good for the pain therapy, for activating your hippocampus, ठीक है। Always remember. देन हेयर कम्स, तो यही मैं बता रही थी, अगर क्लोरीन कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्लोरीन वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के यू कैन टेक सम काइंड ऑफ इनहेलेशन, वो स्टीम, स्टीम ले सकते हो। एंड सॉल्ट नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी में आप नॉर्मल बस क्लोरीन वाटर होना चाहिए, और मोस्टली क्लोरीन वाटर तो मिल ही जाता है, लोग पानी भी जो बेचते हैं वो उसमें क्लोरीन डाल के ही देते हैं। तो आप पानी जो भी इनहेल करोगे, आप नॉर्मल ब्रीथ भी कर सकते हो, अलॉन्ग विद आप उसमें क्लोव डाल दोगे तो वो और बेटर है फॉर यू। तो आप ऐसे स्टीम ले सकते हो, उससे क्या होता है, डीपोलराइजेशन इंक्रीज होता है ऑल्फैक्टरी नर्व का, इट विल आल्सो हेल्प इन दी पेन रेगुलेशन, स्ट्रेस रेगुलेशन। तो हाइपोथैलेमस अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में चेंजेस भी आएंगे आपके, इवन इट हेल्प्स इन पीसीओडी आल्सो। तो बट इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अलॉन्ग विद दिस स्टिमुलेशन यू नीड टू वर्क दोस थिंग्स, जैसे मान लो मैंने स्टीम ले ली, मैंने क्लोव कर लिया, ये कर लिया, लेवेंडर कर लिया, बट मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइजेस नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर रही, तो पीसीओडी या फिर कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। देन हियर कम्स द मैकेनिकल बायोफिजिकल फोर्सेस। क्या क्या होते हैं? बायो स्निफिंग, स्निफिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपने कुत्ते को देखा होगा, जब वो किसी चीज को स्मेल करना होता है, या उसे कुत्ते के अंदर सबसे ज्यादा ऑल्फैक्टरी होती है, जितनी हमारे पास भी नहीं होती। हमारे पास 1 से 2 मिलियन होंगे, उसके पास ट्रिलियन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, उसके पास 400 होते हैं, 400 ट्रिलियन। हमारे पास 1 से 2 मिलियन या ट्रिलियन होते होंगे, ठीक है, लेकिन उसके पास 400 होते हैं।
दैट्स व्हाई आपको सबको पता होगा कि जितने भी हमारे आर्मी फोर्सेस या कोई भी होते हैं, दे हैव डॉग्स, राइट? जिसकी वजह से वो इजीली स्मेल करके चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पर है। और वो कैसे करते हैं? स्निफ करके, राइट? तो दिस स्निफिंग एक्चुअली हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द थिंग्स वेयर इट इज। और स्निफिंग से और क्या होता है? स्निफिंग से एक्चुअली जो आपके ऑल्फैक्टरी सीला होता है वो एक्टिवेट होता है, मैकेनो ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, आपका जो फेशिया है मसल का वो रिलैक्स होता है। तो स्निफिंग इज वेरी हेल्पफुल। जैसे अगर यहाँ पे पढ़ोगे, एयर फ्लो ड्यूरिंग स्निफिंग प्रोड्यूसेस shear stress and mechanical deformation of olfactory cilia. Ciliary banding enhances receptor activation similar to mechanotransduction in muscles and fascia. तो अगर आपको मान लो मसल फेशिया का मैकेनो ट्रांजैक्शन इंप्रूव करना है या बेटर करना है, तो यू कैन डू दी स्निफिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है? ये ब्रीथिंग में होती है स्निफिंग। अगर आप 6 बार स्निफ कर पाओ जल्दी से जल्दी, एंड देन कैन डू द डीप एक्सहेलेशन, नॉट इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। ठीक है? तो इट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग पेन, मसल गार्डिंग, ऑल दोस थिंग्स। देन आता है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में है आपका लैमिनार एंड टर्बुलेंट। व्हाट डज लैमिनार और टर्बुलेंट मीन? let me show you. देखो, लेमिनार का मतलब है जो भी आपके नोज में, जैसे ये नोज है, ठीक है? यहाँ से हमने कुछ भी इनहेल किया, ठीक है, ऐसे। अगर ये बिल्कुल ऐसे सीधे जा रही है यूं, दिस इज लैमिनर। अगर ये ऐसे 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 जा रही है, तो दिस इज टर्बुलेंट। कैन यू ऑल टेल मी विच वन इज बेटर फॉर आवर एयर passageway, laminar or turbulent? Laminar, Hmm. Or anyone else? Why laminar? because laminar has only one direction, while turbulent has multi-directional, so it will not focus on one point. Yes, that's why it should be turbulent. I can show you why. Consider this is your nose, right? Over here, your brain. यहाँ पे olfactory nerve consider कर लेते हैं। और आई नो बहुत गंदा डायग्राम है। ठीक है? अब अगर ये सिर्फ लेमिनार होगा, तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। वहीं अगर ये टर्बुलेंट होगा, तो ये नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, है ना? तो ये मोस्टली जो होता है वो टर्बुलेंट होता है, जो एयर फ्लो होता है हमारी नोज में। बट ऐसे नहीं कि लैमिनार नहीं होता, इट हैज सम लैमिनार फोर्सेस आल्सो। व्हेन वी स्निफ, जब हम स्निफ करते हैं तो वो एक्चुअली लेमिनार जाता है, ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है? तो बट द गुड एयर वे, और लेमिनार से ना वो हो जाती है, जैसे अगर ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो इट कैन हैज वेरी मच ऑफ फोर्स। फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो ये आपकी नोज ब्लीड कर सकता है, या फिर आपको इचिंग या बर्निंग सेंसेशन होगी। कभी स्निफिंग बहुत ज्यादा करके देखना, ठीक है? या फिर बहुत ज्यादा जब आपको क्या कहते हैं, कोल्ड हो जाता है, आप बहुत ज्यादा वो करते हो ना, नाक साफ करते हो, तो क्या होता है अंदर से ऐसा लगता है पूरी नाक छिल जाएगी। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? एक तो हम अंदर स्निफ करते हैं, एक बाहर भी तो करते हैं। ठीक है? तो अगर आप ज्यादा स्निफ करते हो, लेमिनार फोर्स डालते हो, तो आपकी नाक के छिलने के या इचिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है? वहीं अगर आप नॉर्मल स्निफिंग करते हो या डीप इनहेलेशन करते हो, ठीक है, डीप स्लो इनहेलेशन, और ये वाला नहीं, स्लो डीप इनहेलेशन करते हो, तो इट विल हैव द टर्बुलेंट फोर्स। और टर्बुलेंट फोर्स होने के और तरीके हैं। अगर आप झुक के करते हो, ऐसे इस तरीके से करते हो, जब हम झुक के करते हैं तो क्या होगा, मेरा ब्रेन में नहीं जाएगा कुछ, ये ब्लॉकेज हो गया है ना, तो ये सीधे ऐसे जा रहा है। तो इसमें जो फोर्स जाएगा, जब मेरा हेड नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब मेरी नाक ऐसे हो जाएगी, तो इसमें जब वो फोर्स जाएगा तो वो लेमिनार जाएगा, टर्बुलेंट नहीं जाएगा। ऐसे में तो जब हम देख रहे हैं तो जो लेमिनार फोर्स है वो ऐसे जा रहा है, बट जहां मैं हेड को नीचे की तरफ कर लूंगी, तो उस समय जब मैं ब्रीथ करूंगी, दैट विल हैव अ लेमिनार फोर्स। वहीं अगर मैं नेक को एक्सटेंड कर लूंगी, पीछे ले जाऊंगी, और फिर मैं इनहेल करूंगी, देन इट विल हैव अ टर्बुलेंट फोर्स। अगर मैं न्यूट्रल हूं, तो आई विल हैव बोथ फोर्सेस, लेमिनार एंड टर्बुलेंट बोथ।
ठीक है। तो इफ यू वांट टू टारगेट योर ब्रेन, you should have extended neck. If you want to target your respiratory system, you should have a neutral neck. ठीक है। और या फिर आप 7 सेंटीमीटर अपना टावल रोल या पिलो रोल लगा सकते हो, जिससे कि आपका हेड थोड़ा सा 7 सेंटीमीटर आपके बेड से ऊंचा हो। देन यू कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन दी सब ऑसिपिटल मसल टाइटनेस। ठीक है। along with breathing exercise, before doing this breathing exercise you should stimulate your olfactory nerve। ठीक है। इट विल हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द मसल गार्डिंग ऑफ योर सर्वाइकल टोन। और आप इवन इनहेल करके फिर अगर आप नेक की मूवमेंट्स करोगे तो इट विल एक्चुअली स्टिमुलेट और बेटर करेगा आपकी मसल्स को। और पता है मैंने ये देखा कि इंडिया में या फिर आसपास के लोग इस पे चीजें नहीं फोकस कर रहे हैं। वही अगर मैंने वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली अबाउट दिस एसेंशियल ऑयल, इंडिया में बहुत कम लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया हुआ है कि क्रेनियल नर्व 1 टेस्टिंग के आप ये स्मेल करके कर सकते हो। बट बाहर के अगर लोग देखोगे या फिर आप रिसर्चर्स देखोगे, इंडिया में रिसर्चर्स नहीं है एसेंशियल ऑयल्स पे। बट जापान में भी है, अलग अलग जगहों पे है कि एसेंशियल ऑयल से क्या क्या फर्क है। इवन सबसे ज्यादा न्यूरो कंडीशंस में, बच्चों में भी। अभी मैं दिखाऊंगी आर्टिकल बच्चों का जिनको हेडेक बहुत है तो उनको या माइग्रेन में बहुत हेल्प होती है दिस essential oils or any kind of smelling helps in decreasing migraine, headache and improving neurological conditions। बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल्स हैं। इंडिया के मुझे एक भी नहीं मिले, मोस्टली बाहर के मिले हैं। एक दो थे बट उनका जो ऑथेंटिसिटी था वो उतना अच्छा नहीं था। तो वी शुड वर्क ऑन दिस। हमें भी, और जो भी हम पढ़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्रेनियल नर्व क्या करता है, स्मेलिंग होती है, पर हम उसे इतना इंक्लूड नहीं करते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं उसे अपनी डेली लाइफ में या फिर पेशेंट्स में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम जो हमने पढ़ा है वी शुड नो कि वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है। नाउ आपका थर्मोडायनेमिक फोर्सेस या आपकी फ्लूइड डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक फोर्सेस में क्या आता है आपका मान लो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा है, मूवीज में देखा होगा कि कई लोगों की ब्लीडिंग हो जाती है। जब भी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं ना, तो भी ब्लीडिंग, आपकी नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। या जरूरी नहीं कि बाहर टेम्परेचर चेंज हो, कई बार अल्टीमेटली अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे आप किसी ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आपको अंदर से आपके कान एकदम गर्म हो जाए, ऐसे कभी फील होता है, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपकी नोज ब्लीडिंग हो जाएगी। या अंदर ही अंदर आपको कोई कंडीशन है, डायबिटिक कंडीशन में नोज ब्लीडिंग पाई जाती है। देयर आर लॉट ऑफ हाई बीपी में भी नोज ब्लीडिंग पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, थर्मोडायनेमिक फोर्सेस होते हैं जो इंक्रीज हो जाता है आपकी नोज में, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें इस कंडीशन में जब भी आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है तो उसमें आपको कोशिश करना चाहिए कम ही आप हाई इंटेंसिटी ऑफ स्मेल को अपने आसपास आने दो, बिकॉज इट विल एक्चुअली इंक्रीज दी जो आपका नोज ब्लीड है उसको इंक्रीज कर देंगे। या तो आप अपनी नाक को थोड़ा सा ब्लॉक करो और गस्टेटरी या फिर आप माउथ से इनहेल और एक्सहेल करो फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। उसमें क्योंकि आपकी जो लिम्बिक्स आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेटेड होता है, तो उस समय में रिलैक्स करना चाहिए या फिर जितना हो सके उतना उसे रेस्ट देना चाहिए। देन ऑल्फैक्टरी लिम्बिक पेन मॉड्यूलेशन पाथवे क्या है? लिम्बिक मैंने आप लोगों को दिखाया था। लिम्बिक मतलब जहाँ पे आपका ये सारा सिस्टम था, जहाँ पे हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारा था, थैलेमस था। तो दैट इज द एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम, और ये मैं बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे इंप्रूव करता है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है लास्ट में, olfactory stimulation can reduce sympathetic overactivity, muscle guarding, anxiety, chronic pain. It can be integrated into rehabilitation for frozen shoulder, chronic neck pain, and stress-related disorders. Stress-related disorder, we all know PCOD होता ही होता है. Infertility also causes by stress-related disorders. Hair fall is also stress-related disorder. There are lot of sleeping based disorders जिनमें हमें नींद नहीं आती है, ठीक है। तो हम इन सब चीजों को इसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। वी जस्ट कैन टेक अ हेल्प विद दैट एंड वी कैन इम्प्रूव आवर टेक्निक्स, राइट, बट इट इज नॉट अ क्यूर। हाँ, नो सी। अब कौन से एसेंशियल ऑयल्स आपका किस चीज को टारगेट करता है? जैसे कि यूकैलिप्टस, ये ट्राइजेमिनल स्टिमुलेशन करता है। तो इवन ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन हेल्प्स इन ट्राइजेमिनल स्टिमुलेशन। अब मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैव अ पेशेंट विद बेल्स पाल्सी, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्राइजेमिनल स्टिमुलेशन नहीं, थोड़ा सा फेशियल नर्व को भी स्टिमुलेट करता है। तो लेकिन ज्यादा ट्राइजेमिनल को, क्योंकि जस्ट ऑल्फैक्टरी नर्व के ना बिल्कुल
एक मिनट, जैसे ये है आपका नोज वाला पार्ट, यहाँ पे आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे सीलिया होते हैं ना, तो इसके जस्ट नीचे से ही ऐसे यहाँ पे एक नर्व आ रही होती है, दिस इज योर ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो इट इज वेरी नियर बाय टू योर ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग योर ट्राइजेमिनल नर्व आल्सो। तो जब हम फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी के पेशेंट ट्रीट करते हैं, वी कैन आल्सो स्टिमुलेट आवर ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसलिए इसमें also, ये जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये हेल्प करती है हमारी फेस स्टिमुलेशन के लिए। और आपने कभी देखा होगा, जैसे हमें साइनस हो जाता है या कुछ भी होता है, तो हमारे साइनस की वजह से जब हम ब्रीथ नहीं ले पाते, हमारे हेडेक होता है, हमारी आईज हैवी हो जाती है, हमारे ये पार्ट पूरा हैवी हो जाता है। ठीक है, तो जब साइनस होता है, तो इसमें मैंने जो ऊपर वाले पार्ट में पढ़ा था, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, तो अगर आप जितना वाइब्रेशन टेक्निक या ट्यूनिंग टेक्निक करोगे, तो उससे थोड़ा सा साइनस में हेल्प होती है, बट इट डज नॉट रिड्यूस, इट विल जस्ट हेल्प इन रिलैक्सिंग। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड डायनेमिक्स है, जैसे आपने भी देखा होगा, जब हम साइड में से लेटते हैं, जब हमारी ये नाक बंद होती है, अगर हम इस साइड लेट जाए तो ये नाक हो जाती है, राइट? कुछ नहीं, वो फ्लूइड इस तरफ ट्रांसफर हो गया। जब वो फ्लूइड इस तरफ ट्रांसफर होता है, तो यू कैन डू द ब्रीथिंग एक्सरसाइज ओवर दिस साइड, जिससे कि वो थोड़ा साइनस उस तरफ का जो भी ज्यादा बन रहा है, व्हेन यू नो कि हाँ आपकी किस तरफ साइनस ज्यादा बन रहा है। जैसे हर इंसान का एक पर्टिकुलर ना नोज होता है जो मोस्टली ब्लॉकेज रहता है। इफ यू नो, अगर आपका इधर साइनस ज्यादा बनता है, तो ट्राई टू डू दी स्टीम इनहेलेशन ऑफ क्लोराइड वाटर फ्रॉम दी दिस साइड। अगर मान लो ये ब्लॉकेज है, डू द जो भी आप हम ऑल्फैक्टरी नर्व स्टिमुलेशन करें वो यहाँ करो, वाइब्रेशन टेक्निक्स करो, वाइब्रेशन टेक्निक करने से भी ये ओपन अप हो जाता है। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीथिंग, थोड़ा सा मोबिलाइजेशन, नोज मोबिलाइजेशन होती है, तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जो हम कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली कोई सेप्टम डेविएशन है तो उसे पूरी तरीके से तो ठीक हम नहीं कर सकते, बट वी कैन इम्प्रूव द पैसेज वे। ठीक है, अब लेवेंडर प्योर ऑल्फैक्टरी होता है, काम करता है, पेन रिडक्शन करता है। वहीं क्लोव जो है वो मिक्स्ड होता है, वो ऑल्फैक्टरी और ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन दोनों करता है, एंड दैट्स व्हाई क्लोव इज वेरी बेस्ट फॉर योर हिप्पोकैम्पस, फॉर योर हाइपोथैलेमस, फॉर एवरीथिंग। तो आप क्लोव को इंक्लूड कर सकते हो। क्लोव को बेस्ट वो माना जाता है, चाहे ऑयल कह लो, चाहे आपके घर में अगर क्लोव ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू कैन गो फॉर दैट, और उसके थ्रू यू कैन इम्प्रूव योर अदर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, एक मिनट। डोसेज, डेली प्रैक्टिस फॉर 60 डेज, पेशेंट मेंटेन डायरी, उसे मेंटेन भी करने की, जब स्टार्टिंग में वो क्या क्या उसे फील होता था, अभी क्या क्या फील होता है, इसके रिजल्ट्स होते हैं। कंट्रोल मतलब ये जो है ना, ये आई थिंक इट वाज अ स्टडी। हाँ, दिस वाज अ स्टडी, ये स्टडी करी गई थी। तो इसमें जो एफएमआरआई, एवरीवन नोज अबाउट एफएमआरआई। एफएमआरआई इज अ फंक्शनल एमआरआई, जिसमें हम एक्चुअली एक्टिविटी होते हुए उन चीजों के बारे में समझ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जब किसी ने ये ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन किया 60 डेज तक, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप था इनका 2.3, एनआरएस लिया था इन्होंने, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पेन रिडक्शन एनआरएस 11, एफएमआरआई एंड फाइंडिंग्स में क्या आया, इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ लेफ्ट एमिगडाला विद लेवेंडर। लेवेंडर के साथ लेफ्ट एमिगडाला, अगर आप लेफ्ट साइड से इनहेल कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट एमिगडाला आपका जो इंक्रीज हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, इधर से हो रहा है। ठीक है, enhance connectivity between temporal pole, hippocampus and amygdala। ये एनहेंस करेगा आपकी एक्टिविटी टेम्पोरल पोल को, क्योंकि टेम्पोरल पोल में ही हमारे सारे सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज योर लिम्बिक, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस। इमोशनल पेन सर्किट स्ट्रांगली मॉड्यूलेटेड। इवन हाँ, एक और स्टडी थी जिसमें ये था कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जो बहुत ज्यादा चाहते नहीं है कि गुस्सा करे, बट दे हैव अ एंगर इश्यूज, तो उनके में भी ये करा गया था दिस ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन टेक्निक, और बहुत हेल्पफुल थी। 50% ऑफ एंगर इश्यूज कम हो गए थे। तो इट इज वेरी आल्सो हेल्पफुल इन साइकोलॉजिकल कंडीशंस। देन क्लिनिकल एप्लीकेशन, जैसे अरे ऐसे ही ले लो ना, जैसे मान लो आप घर में हो, कहीं बदबू आ रही है, तो इरिटेटेड हो जाओगे, गुस्सा आने लगेगा, और वहीं कहीं आप बहुत अच्छी पहाड़ों पे गए हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, ऐसे ही मन ठीक हो जाता है, राइट? और ये भी मैं बता दूं, जो आपको ऑल्फैक्टरी, इट इज आल्सो कनेक्टेड टू गस्टेटरी। फॉर एग्जांपल, हम कुछ सूंघते हैं, हमारे मुंह में पानी आ गया, ठीक है, तो ऑल्सो योर ऑल्फैक्टरी इज आल्सो कनेक्टेड विद योर विजन। कुछ देख के आपको वो स्मेल अपने आप आ गई, या कुछ सोच के आपको स्मेल आ गई, मतलब आपको पता है कि वो कैसा स्मेल करता है, तो आपका एक्चुअली ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ऑल्फैक्टरी के बाद ही जस्ट आपको ऑप्टिक क्याज्मा आता है, ऑप्टिक नर्व आती है, तो इसके बाद ही होता है वो। देन ये किस चीज में हेल्प कर सकता है, आपके फाइब्रोमेल्जिया में हेल्प कर सकता है, क्रॉनिक लो बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, दिस इज वेरी कॉमन, चाहे लो बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, मिड बैक पेन हो, जिनको कहते हैं सेंटर में पेन आ रहा है, टेंशन, हेडेक, इन सब में ये हेल्प करता है।
फिजियोथेरेपी टेक्निक्स आप मैनुअल थेरेपी में यूज कर सकते हो रिड्यूस करने के लिए, गार्डिंग बिफोर एक्सरसाइज टू इम्प्रूव टॉलरेंस, कंबाइन विद ब्रीथिंग फॉर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। ये देखो जो मैं बच्चों का बता रही थी ना, पीडियाट्रिक हेडेक, ये सारे वैसे मैंने कम से कम 20-30 आर्टिकल्स इसमें डाले हैं, पढ़े मैंने 100 अबव है, बट इसमें जो है ना आर्टिकल्स, वो 15 to 18 आर्टिकल्स की समरीज भी हैं, नोट्स भी हैं, सारे हैं। तो इसमें ये सारा था कि 80 चिल्ड्रंस को लिया गया था जो 6 से 19 साल के थे, ठीक है। और फैक्ट्री ट्रेनिंग कराई गई थी 40 बच्चों को, और एक को 40 को नहीं कराई, स्टैंडर्ड केयर कंट्रोल ग्रुप रखा। ड्यूरेशन 3 महीने का रखा, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस डेली। मेथड स्निफ वाला मेथड यूज किया था, 3 प्लीजेंट ऑर्डर्स फॉर 10 सेकंड, इसमें बस 10 सेकंड किया है, ठीक है। ऑर्डर्स क्या क्या थे, लेवेंडर, रोज, ऑरेंज, लेमन, चॉकलेट एंड सिनेमन। की फाइंडिंग्स आई कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पेन थ्रेशोल्ड ओनली इन ऑल्फैक्टरी ग्रुप, इम्प्रूव्ड स्मेल सेंसिटिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने टीडीआई स्कोर यूज किया है, frequency and disability reduced in both groups, sleep quality and mood improved only in olfactory training group. I told you about psychological, देन क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन, ऑल्फैक्टिव ट्रेनिंग इंक्रीजेस। इसका ना लॉन्ग टर्म में दिखता है, इतनी जल्दी नहीं दिखता है, ये भी याद रखना, बट हाँ कई चीजों में जल्दी भी दिखता है। जैसे आपको इंस्टेंट कुछ करना है तो, क्योंकि ये पेन रिडक्शन में या मस पेन को एब्जॉर्ब करने में ये थोड़ा हेल्प करता है, जैसे आप कोई भी मोबिलाइजेशन करना चाहते हो तो उससे पहले। बट इसके अगर आप लॉन्ग वो देखना चाहते हो अच्छे रिजल्ट, तो आपको एटलीस्ट 60 डेज या फिर 90 डेज तक इसे कैरी ऑन करना पड़ता है, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। Olfactory training increases pain threshold, suggesting reduced central sensation. This may prevent headache chronification. Headache की mostly headache के लिए किया गया था। ये किस किस के साथ कंबाइन किया था, ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस। पेशेंट को एजुकेट किया गया था कि ब्रेन बेस्ड पेन मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जिससे कि आपके जो भी ट्रिगर होता है माइग्रेन वगैरह, वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी लिखा है, अवॉइड इन पेशेंट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ट्रिगर्ड माइग्रेन। अगर किसी को ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग, जैसे हर स्मेल अच्छी नहीं लगती, ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, जो मैंने बताया था हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर किसी में होगी तो वो और ज्यादा पेन को बढ़ा देगा, और ज्यादा माइग्रेन को बढ़ा देगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी नहीं है हर स्मेल सबके लिए काम कर जाएगी। यू नीड टू एनालाइज कि किसके लिए क्या काम कर रहा है। आपके पास नहीं है, पेशेंट को बोलो आपको जो स्मेल सबसे बेटर, आपके घर में आपको किस चीज से अच्छी लगती है, कौन सी स्मेल आपको मतलब आपको रिलैक्सिंग फील कराती है। कई लोगों को खाने की स्मेल कराती है, कई लोगों को उनके पास कॉफी की स्मेल होती है, कई लोगों को कॉफी की स्मेल पसंद होती है बहुत ज्यादा, कोकोआ। आपने देखा होगा क्यों लोग कहते हैं यार इसकी स्मेल इतनी अच्छी, मन करा खा जाए। कई लोग लिपस्टिक में स्मेल्स डालते हैं, क्यों डालते हैं, देयर इज अ रीजन। ये जो परफ्यूम्स बने हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल आर बाइंग दैट, दे आर ट्रिगरिंग देयर माइंड कि ये स्मेल से दूसरा बंदा कॉन्फिडेंट हो रहा है, और दूसरे बंदे के लिए बंदा परफ्यूम लगा रहा है कि मेरे अंदर से स्मेल अच्छी आएगी। हर चीज के पीछे साइंस होती है, यू नीड टू सी दैट साइंस। अब ये थोड़ी सी साइंस है, मतलब थोड़ी सी वो है, कैसे कैसे आपके ऑल्फैक्टरी नर्व प्रेजेंट होती है। दिस इज योर ऑल्फैक्टरी नर्व, और अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दिख रही है ट्राइजेमिनल नर्व, ये ऊपर वाली, दिस ट्राइजेमिनल नर्व, मिडल वाली, ये जो हमारी यहाँ वाली होती है वो बहुत कम, बट हाँ ऑब्वियसली अगर ये इसको इफेक्ट कर रहा है तो इसको भी करेगा। तो कई लोग टीएमजे में भी मतलब मैंने नहीं किया टीएमजे के लिए, बट मैंने ऐसे रिसर्चेस पढ़े कि उन्होंने टीएमजे में भी बिफोर डूइंग एनी मोबिलाइजेशन और डूइंग एनी एक्सरसाइजेस दे ट्रिगर द ऑल्फैक्टरी नर्व अलोंग विद द ट्राइजेमिनल नर्व। तो उसके बाद जब उन्होंने टीएमजे का जो भी किया एक्सरसाइजेस वगैरह, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ा। दिस इज द बेसिक थिंग कि कैसे कैसे ये प्रेजेंट होता है। दिस इज योर ऑल, ये है आपका इस तरीके से, दिस इज योर कोरोना ट्रांसवर्स व्यू, ठीक है। अब ये है कि ये सबसे आगे आपकी होती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जहां से नेजल म्यूकस। अब जब इसमें म्यूकस जो होता है, व्हाट अबाउट द म्यूकस, म्यूकस एक्चुअली जो भी आपकी जो भी आप इनहेल कर रहे हो ना, म्यूकस अपने साथ बाइंड अप करता है और उसको लेके जाता है। अब द थिंग इज, अगर म्यूकस ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो वो ऊपर लेके नहीं जाता, वो वहीं पे उसे रेजिस्ट कर देता है। इसका मतलब अगर किसी का थिक म्यूकस है या आपको ज्यादा जुकाम, बहुत टाइट बलगम वाला जुकाम हो, बहने वाला नहीं बलगम वाला जुकाम हो, तो उसमें आपको और कम स्मेल आती है। वही बहने वाले में जो आपका ऐसे लिक्विड ही होता है, उसमें क्या होता है, उसमें नहीं आपकी इतनी स्मेल रुकती है, बल्कि अपोजिट वाले में, जैसे आपकी नाक बंद हो जाए उसमें आपकी स्मेल जल्दी रुक जाती है। तो थिक म्यूकस कैन इवन डिक्रीज द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। एंड ओवर हियर इज लेटरल olfactory stray एंड medial olfactory stray। medial और lateral में क्या है,
जो आपकी मीडियल होती है वो स्पेशियल आपकी वो हेल्प करती है स्पेशल किसमें मेमोरीज में, स्पेशल मेमोरीज जैसे कि रिलेटेड टू एनीथिंग दैट हैज मैपिंग, ठीक है। वहीं ये जो लेटरल ऑल्फैक्टरी होती है इट हैज अ सेंसरी इमोशनल मैपिंग, ठीक है। तो ये जो मीडियल वाली हुई जो अंदर की तरफ में, इफ यू कैन से दिस ब्लू लाइन, इट विल हेल्प इन इमेजिनेरिंग और मैपिंग, जो भी आपकी हीलिंग से रिलेटेड या फिर आपने कुछ मैप देखे, जगह का देखा है, जगह की हाँ यहाँ यहाँ हमें जाना है, तो इट इज एक्चुअली योर ऑल्फैक्टरी नर्व आल्सो दैट एक्चुअली हेल्प्स इन दैट। और जो लेटरल ऑल्फैक्टरी होती है इट इज फॉर द इमोशनल, ठीक है। तो ये तो मैंने दिखा दिया था। ये ट्रैक्ट है, ये थैलेमस का है। देखो अब क्या है, वी ऑल नो गाबा है ना, ACH इज योर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एंड ग्लूटामेट। वी ऑल नो जब पेशेंट को पेन होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्हें गाबा पेंटिन देते हैं। गाबा हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है जो कि आपके पेन को मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेटरी का काम करता है, मॉड्यूलेशन का। बट बिकॉज ऑफ पेट इतना ज्यादा ब्रेक, कई बार हम कहते हैं कि ज्यादा दवाई ले लोगे तो बॉडी इनहिबिटरी हो जाएगी उन मेडिकेशंस के, और कई बार किसी बंदे ने वो मेडिकेशन ली भी नहीं होती, वो पहली बार ले रहा है फिर भी उसका पेन कम नहीं होता। द थिंग इज उस समय जो आपका ब्रेन है वो इतने ज्यादा थ्रेट में है कि इट वॉन्ट टेक एनी गाबा, वो अपने ब्रेन तक आने ही नहीं देगा। कैसे नहीं आने देगा, आई टोल्ड यू अबाउट, इसमें कहा गया ये टीआरएन, और यू कैन से दिस रिले सेल्स आर, इट इज प्रेजेंट इन थैलेमस। थैलेमस को रिले स्टेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन आए के आपके ब्रेन में जाएगी वो डिसाइड करता है। तो जब व्हेन योर ब्रेन हैज वेरी मच ऑफ थ्रेट, तो थैलेमस गाबा को लेने से मना कर देता है। और गाबा जब नहीं जाएगा तो वो थ्रेट को डिक्रीज नहीं कर पाता है, मतलब पेन डिक्रीज नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियसली ऑल दीज पेन किलर्स और पेन मसल रिलैक्सन क्या करते हैं, ये भी ऐसा काम करता है जिससे कि आपका पेन मॉड्यूलेट हो सके। तो वाइल विदाउट इन्वेजिव टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्रीज कर सकते हैं, वी जस्ट नीड टू नो द साइंस बिहाइंड दैट। बस यही है कि इसमें कैसे कैसे ये आपकी स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव करता है, ठीक है। आपके अगर इसका डिसफंक्शन हो जाता है ऑब्वियसली इन सब चीजों में भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। साइंस सिम्टम्स ये सारे होते हैं। दिस इज द क्रीबिफॉर्म प्लेट, ये सारे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, दिस दीज आर ऑल जस्ट पिक्चर्स। This is how your trigeminal nerve along with your olfactory nerve affect, ठीक है। अगर आपकी स्मेलिंग पावर भी अच्छी नहीं होती है तो आपके जो आपके TMJ है वो भी कई बार अफेक्टेड दिखाता है, मतलब कोरिलेशन है ऐसा। That's it for today. Thank you everyone for joining the class. I hope you like it. और अगर पसंद आई हो तो I would like to say one more thing. We are going to start our neurology class from I think 15th of January, right? तो 15th of January से हम अपनी न्यूरोलॉजी क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा, like your cranial nerves, your brain, how it work along with your other neuromuscular and musculoskeletal joints. So if anyone wants to join, they can join. We will share the article. If no, it's your only choice. So I would like कि हमारे जो भी फिजियोथेरेपी है ना फील्ड, उसमें everyone should know the science behind it. We should know how it actually works, how to implement everything in our body, in others body also, and that how it will make us difference. And few of the students in this class known me and they have taken my classes, probably they know how the class are, and few of them already booked for the new batch, the other batch. So thank you very much. I hope you like it all. Do you like it all? पसंद आया? और या फिर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। यस मैम, एक दो सवाल हैं। तो वो पहला सवाल ये कि इसका मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व तो बेसिकली बस मसल गार्डिंग को कम कर रही है, तो यानी रूट कॉज को तो ट्रीट हम बाद में कर लेंगे। आप बेसिकली कहना चाह रही हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व को स्टिमुलेट करके हम बस मसल गार्डिंग को कम कर दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए।
हाँ, देखो सिर्फ मसल गार्डिंग के लिए नहीं है, इट कैन आल्सो हेल्प इन योर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे पार्किंसन है, अल्जाइमर का पेशेंट है, उसमें हेल्प हो सकती है। बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी में हेल्प हो सकती है, क्योंकि वो एक्टिवेट करेगा आपकी ट्राइजेमिनल नर्व को। दूसरा, आपकी पेन मॉड्यूलेशन में हेल्प करेगा। तीसरा, अगर किसी को ब्रीथिंग इश्यूज है तो उसमें भी हेल्प करता है, बिकॉज इट एक्टिवेट मेमोरी, मेमोरी को बेटर करने में हेल्प करता है। हेडेक, माइग्रेन, इन सब में हेल्प करता है। तो ये जो बाकी चीजें मेमोरी वगैरह उसमें तो वो कर ही रहा है। पेन मॉड्यूलेशन भी करता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है। बट फॉर द स्टैंडर्डाइज टाइम, अगर आपको इंस्टेंट के लिए करना है तो उसमें बस यही है कि वाइल डूइंग दैट यू नीड टू डू विद अदर थिंग्स ऑल्सो। और यू ऑल नो, कोई भी पेशेंट इतना वेट 60, 70, 80, 90 दिन तो करेगा नहीं कि हाँ ऐसा हो जाए। बाकी हाँ, ऑब्वियसली मस्कुलोस्केलेटल में ये सिर्फ पेन रेगुलेशन का काम करेगा। न्यूरोलॉजिकल में या ब्रेन हेडेक रिलेटेड, माइग्रेन रिलेटेड, इट कैन इवेंचुअली हेल्प इन वेरी मच। और साइकोसोमैटिक में तो बहुत ज़्यादा करेगा। ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब में बहुत हेल्प करता है। तो मैम क्या ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए और किस डिस्टेंस पे रखना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर मैं क्लोव को सुंघा रहा हूँ तो कितना? 5 to 7 सेंटीमीटर। ओके, 5 to 7 और क्लोव ऑयल का इस्तेमाल करना है या क्लोव का भी? किसी का इफ यू हैव अ गुड क्लोव जिसकी स्मेल अच्छी है, यू कैन यूज इट। और आप उसे कोल्ड प्रेस करके भी, या फिर ऑयल होगा तो उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है ऑयल का, क्योंकि उसकी स्मेल अच्छी होती है। तो आप उसे दूर से भी, वहीं क्लोव को आपको ज्यादा पास में लाना पड़ेगा। ऑयल की दूर से भी स्मेल आ जाती है। 5 to 7 सेंटीमीटर दूर रख के आपको स्निफिंग करनी होती है। यू कैन डू इट फॉर 2 times a day। बच्चों के लिए 10 सेकेंड्स था, बड़ों के लिए 20 to 30 सेकेंड्स होता है। मतलब आप 5 to 6 घुमाओगे, देन रिलैक्स। मतलब आपने 5 से 6 सेकंड घुमाया, आपने रिलैक्स कर दिया। तो अगर हम 20 से 30 सेकेंड्स करें, इसका मतलब मतलब जैसे अगर मैंने एक बार में 5-6 बार घुमाया है, तो मैं ऐसे ही 5-6 बार करूंगी, जिसमें मैं 5-6 बार घुमाऊंगी। तो मतलब रेपिटेशन आपके 6 होंगे, जिसके अंदर आप 5-6 बार घुमाओगे। और 2 बार कर सकते हो, सुबह और शाम। और यू शुड नो कि इन विच कंडीशन विच स्मेल और ऑर्डर इज वेरी हेल्पफुल। ओके मैम, और दूसरी बात ये करनी थी मैम कि भी ये जो आपने बताया कि भी हम क्लोव या डिफरेंट कंडीशन में यूकलिप्टस इस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैम फ्रोजन शोल्डर के केस में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें यही था कि भी मसल गार्डिंग की वजह से भी जो है फ्रोजन शोल्डर ट्रीट नहीं हो पाता, यानी कि उनको हमने एनेस्थीसिया दिया तो उनकी फुल रेंज ऑफ मोशन थी। तो इस सिनेरियो एग्जैक्टली, में क्योंकि ये करेंगे ना तो वो तो न्यूरोमस्कुलर होता है। आपका कोई किसी का भी फ्रोजन शोल्डर ना 50% न्यूरोमस्कुलर होता है, 50% आपका मस्कुलोस्केलेटल होता है। क्योंकि जब पेन आने लगता है ना, तो ब्रेन सर्वाइवल मोड पे चले जाता है। सही मैम, सही। तो यानी ये उसमें सबसे ज्यादा काम करेगा मुझे जहां तक लगता है उस तरह के केसेस में। डेफिनेटली इट विल हेल्प। लेकिन मैम अगर ट्रू एडिसिव कैप्सुलाइटिस आ जाए फिर तो मे बी काम ना कर पाए, क्योंकि इट इज अ प्योर इट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। डिपेंड्स अपॉन अस, हम कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, वी आर वर्किंग, हम ये ऐसे तो है नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या फिर ये इन्वेजिव टेक्निक्स हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि इफ वी आर नोइंग समथिंग वी कैन इम्प्लीमेंट एंड वी कैन इलेबोरेट अस, है ना, अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं इन्हीं चीजों से। क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं, हमें पता चलेगा नहीं। यस मैम। और दूसरा सवाल मैम ये था कि अ, हम ये ऑल्फैक्टरी नर्व को स्टिमुलेट तो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट मेरे पास फ्रोजन शोल्डर का आ जाता है और मे बी वो सेप्टल डिफेक्ट उसमें है, सेप्टम डेविएशन की वजह से या साइनोसाइटिस की वजह से उसकी ऑल्फैक्टरी नर्व एक्टिवेट ही नहीं हो रही, तो उस केस में तो फिर ये ट्रीटमेंट फिर हम नहीं कर सकेंगे? ट्राई कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो सांस ले ही नहीं रहा। सेप्टल डेविएशन है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्फैक्टरी नर्व पूरी तरीके से डैमेज है ना? तो और ये भी देखना है कि इस तरफ सेप्टल डेविएशन है। हो सकता है जिस तरफ फ्रोजन शोल्डर हो उधर का नोज ठीक हो, उधर की तरफ नहीं हो डेविएशन, है ना? तो ये सारी चीजें देखोगे, और जिसमें वर्क कर सकता है उसमें हम करने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। एंड वी ऑल नो एवरीथिंग कांट वर्क फॉर एवरीवन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एंड एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? थैंक यू नबील फॉर आस्किंग। पसंद आई क्लास? कुछ पूछना है तो पूछो। आई होप आपकी नॉर्मल न्यूरोलॉजी क्लास से तो बेटर होगा, जिसमें आप हर चीज़ को समझ सकते हो और जिससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड आई थिंक, आई डोंट नो कि हाँ, ठीक है, इसमें से 20-30% आप लोगों को पता होगा, बट देयर आर मोर थिंग्स जो आप लोगों को मे बी नहीं पता थी, बिकॉज़ आई हैव रीड अबाउट आर्टिकल्स, और आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो
Thank you very much for joining the class. I would love if you want another classes, let me know about it. And if you want to join my next neurological class, in which I'm going to cover everything, every cranial nerve, every brain particles, every tracts, मतलब हमारे brain से जितने body में tracts आते हैं और जितने body से brain में tracts आते हैं, everything about UMN 11, everything about every joints. तो वो मेरी न्यूरोलॉजी वाली क्लास में है. तो इफ यू वांट टू नो ऑल मोर अबाउट इट, जो आपकी न्यूरोमस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल प्लस आपके ब्रेन टू बॉडी का कनेक्शन आप जान पाओ, तो यू कैन आस्क मी, डीएम कर सकते हो. आई विल शेयर द लिंक फॉर दैट क्लास एंड यू कैन ज्वाइन फॉर द कमिंग 15th of January क्लासेस. और 11th of January को वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग अ वर्कशॉप फॉर दिस न्यूरोलॉजी टेक्निक्स, कि आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो. यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो. दैट इज फॉर टुडे क्लास. आई होप यू गेट. आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मतलब फ्री क्लासेस में भी कुछ अच्छा सा नहीं सिखाया. और आई हैव डन माय बेस्ट टू टीच यू, कि कुछ आपको नया सीखने को मिले. अगर पसंद आया तो सब मैसेज करके एक बार मुझे बता देना, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे मैसेज करके बताओगे कि क्लास कैसी लगी. तो ठीक है, ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाँ, वेयर एवर यू वांट टू डू. मैम अच्छा, आखिरी सवाल टाइम कर। ऑफ ड्यूरेशन, आप 30 सेकेंड्स रख सकते हो. एक रैप में आप 5 to 6 टाइम्स राउंड ऑफ करोगे सर्कुलर मोशन, और दिन में 2 बार करोगे, ट्वाइस अ डे. बहुत ज्यादा नहीं करोगे. स्निफिंग वाला मेथड यूज कर सकते हो, या इनहेलेशन मेथड यूज कर सकते हो, या स्टीम मेथड यूज कर सकते हो. एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट. अगर स्टीमिंग मेथड यूज कर रहे हो तो सिर्फ क्लोव वाले के साथ करना और बहुत दूर से करना. एंड डू इट फॉर ओनली 1 to 2 minutes, ओनली वंस अ डे. यस नबिल. मैम ये जो प्रिंसिपल्स आपने बताया कि अभी हम ऑल्फैक्टरी नर्व को स्टिमुलेट करके मसल गार्डिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बाकी नर्व्स को भी इस तरह स्टिमुलेट किया जा सकता है, इसका मतलब, और उससे हम बिल्कुल इस कर तरह सकते हैं. जिसको भी करना है ना, आप जैसे आपने स्टिमुलेशन किया, आपने ऑल्फैक्टिव नर्व स्टिमुलेशन किया, और आफ्टर दैट जस्ट डू दैट मोबिलाइजेशन, मोबिलिटी एक्सरसाइज कराओ उसी जॉइंट की जिसकी आपको करनी है. तो एक्चुअली योर ब्रेन विल टारगेट कि आपको कौन से लिम्ब को टारगेट करना है. ठीक है. तो जैसे ही आपने इनहेलेशन वगैरह कराया या ये प्रैक्टिस कराई, तो उसके बाद आप उस जॉइंट पे ब्रशिंग करते हुए, और या फिर वाइल डूइंग द इनहेलेशन आप उसको मूवमेंट कर, इवन वाइल डूइंग द इनहेलेशन आप उसकी मूवमेंट या फिर जो भी आप कराना चाहते हो वो करा सकते हो. तो इट विल एक्ट, मतलब इनहेलेशन के साथ साथ मूवमेंट हो रही है तो और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ओके मैम, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू मैम। So I have a let's end question, the ma'am. class, or you want to ask something, Rohit? एक्चुअली मैम, थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। Thank you. मैम आई हैव क्वेश्चन कि बहुत सारे पेशेंट को कुछ एलर्जिक होती है, बहुत सारे पेशेंट Right, right. अस्थमैटिक होते हैं, और अस्थमैटिक पेशेंट में मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को स्नीजिंग करने में और इसमें प्रॉब्लम आती है। हम्म. तो ऐसे पेशेंट में अपन क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन ले सकते हैं, क्या इंडिकेशन हाँ, कर सकते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होता है, जैसे मैंने कहा ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डरेंट नहीं होने चाहिए, वरना उससे वो चीजें बढ़ जाती हैं. यू कैन आस्क द पेशेंट विच स्मेल इज गुड फॉर यू, मतलब कुछ तो वो बताएंगे ना कि उनको सबसे ज्यादा अच्छी स्मेल क्या लगती है. क्या उन्हें कॉफी, जैसे उनसे बस ये भी पूछ सकते हो, आप कॉफी पीते हो, आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो, अगर आप परफ्यूम नहीं भी लगाते हो तो आप कौन से शैम्पू से सर धोते हो, बिकॉज एवरीथिंग इन आवर डेली एक्टिविटीज वी हैव अ स्मेल. ठीक है. ओके। हमारे सराउंडिंग में स्मेल है. राइट. यू एग्री विद दैट, यस। है ना. यस तो यू मैम। जस्ट नीड टू नो कि कौन सी स्मेल उनको मतलब रिलैक्सिंग फील कराती है. ठीक है. किससे उन्हें एलर्जिक नहीं फील होता, किससे उन्हें मतलब बहुत स्ट्रेस फील नहीं होता. कई लोगों को जैसे माइग्रेन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, तो उन्हें लाइट में अच्छा नहीं लगता, उन्हें अंधेरे में अच्छा लगता है. तो जब हम्म। जिनको अंधेरे में अच्छा लगता है ना, तो वहां पे जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंधेरे में अच्छा लगता है, उनको बहुत ही लाइट स्मेल होती है जो पसंद आती है. तो दैट लाइट स्मेल कांट बी क्लोव. क्लोव इज अ वेरी हार्ड स्मेल, नॉट वेरी हार्ड स्मेल बट वेरी गुड फॉर योर ब्रेन. बट अगर ऐसे कोई पेशेंट है जिन्हें अस्थमा वगैरह है, तो उनके लिए क्लोव इज अ हार्ड स्मेल. सौंफ सुनी होगी ओके। आपने. ठीक है. सौंफ की स्मेल को बहुत सॉफ्ट स्मेल में काउंट किया जाता है. ठीक है. उसके लिए भी आपको पेशेंट से पूछना होगा कि अगर आप चाय पीते हो तो आपको उसमें कौन सी स्मेल पसंद आती है. आखिर हम चाय पीते कहते हैं ना, अदरक की खुशबू आ रही है, इलायची की खुशबू आ रही है. एग्री विद मी, है ना. तो आपको उनसे बस ये पूछना है. आप ऐसे पूछ सकते हो, और ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट बताएगा नहीं. आप उनसे पूछ के उनकी उसमें स्निफिंग में हेल्प करा सकते हो, स्नीजिंग में हेल्प करा सकते हो, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, ये सब करवा सकते हो, जिससे कि वो चीजें अपने आप इम्प्रूव होंगी. और यू कैन आस्क देम टू स्टीम और टेक, वो अगर वो कुछ अपना वो लेते हैं, वो होता है ना अस्थमा वाले पेशेंट, वो लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, अरे यार समझ गए ना.
तो आप उनको बोल सकते हो along with that you can contribute with this or it will definitely help you not in one day not in 1 week but it will definitely help you in 1 or 2 months. और अस्थमा वाले के लिए भी मैंने olfactory nerve का जो आर्टिकल है ना वो डाला था कि हाउ अस्थमा और एलर्जिक पर्सन को आप मतलब एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसमें ये था कि देखो उन्होंने जो क्लासेस ली थी या जो भी पॉपुलेशन ली थी ना सारे अस्थमा के पेशेंट थे लेकिन हर किसी में अलग अलग एलर्जी की कंडीशन थी। तो उसमें यही निकला था दे नीड टू आस्क द पेशेंट विच स्मेल इज गुड फॉर देम एंड ओनली देन दे कैन कंट्रीब्यूट विद द फिजिकल एक्सरसाइज अलोंग विद द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, तो उसमें यही एंड में निकला था और लिमिटेशंस भी यही आई थी कि दे नीड टू आस्क द पेशेंट हर एक पेशेंट। तो उससे क्या हुआ था उनका ना वो नहीं हो पाया था, कंट्रोल ग्रुप नहीं बन पाया कोई भी। तो इसलिए वो एक तरीके से बहुत ही अच्छी वो नहीं निकली आर्टिकल। तो वी कैन डू दैट ऑल्सो कि हम ऐसे, लेकिन वही है ना ब्रीफ ब्रीफ पॉपुलेशन सबकी अलग अलग एलर्जीज निकलती है बहुत ज्यादा। तो इसमें आप बहुत सारे आर्टिकल्स तो नहीं बना सकते बट आप ये कर सकते हो कि हाउ यू कैन एक्चुअली कंट्रोलिंग दिस काइंड ऑफ पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं। तो आप केस स्टडी कर सकते हो, आप रिसर्च नहीं कर सकते बट यू कैन डू द केस स्टडी ऑन अ पर्सन, राइट? Yes. एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क समथिंग? नो? Ma'am, I have a question. आंशिका? मैम क्लास इज ऑसम। मैम जितना हमने सोचा था कि मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व सिर्फ मतलब उसके लिए होती स्मेल के लिए, पर मैम आपने बहुत अच्छे से डीप में समझाया मैम कि इतनी सारी सारी चीजों से कनेक्ट है। थैंक यू सो तो मच। मैम उसमें मेरा क्वेश्चन था कि मैम पार्किंसन पेशेंट में मैम ऐसा होता है कि पर्टिकुलर मैम जैसे लेवेंडर या कैम्फर की ही फ्रेगनेंस उनको देना है? नहीं नहीं, उनके में भी ना पार्किंसन पेशेंट्स भी न्यूरोलॉजिकल होते हैं तो दे आर आल्सो वेरी प्रोन टू स्मेल्स। ठीक है, और उनको यस। जो सबसे ज्यादा अच्छी स्मेल लगती है बिकॉज अल्जाइमर और पार्किंसन पेशेंट्स घर में ज्यादा रहते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो घर में रहने का यस। मतलब है कि उनके लिए क्लोव वाली स्मेल ज्यादा। अगर कोई पुजारी है, ठीक है, पंडित है, तो यू कैन गो फॉर द कैंफर बिकॉज वो पक्का दिए वगैरह तो जलाएंगी। ठीक है, तो कैंफर के लिए आप जा सकते हो बट कैंफर कैन ट्रिगर देयर माइग्रेन अगर किसी को माइग्रेन है तो अलोंग विद पार्किंसन और अल्जाइमर। तो कैंफर से ना माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, माइग्रेन तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, सर दर्द होने लगता है काफी लोगों यस। का। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली पार्किंसन और अल्जाइमर पेशेंट्स में ना क्लोव दिया जाता है, क्लोविंग स्मेल दी जाती है, उससे उनकी ना मेमोरी बहुत टारगेट होती है। प्लस ऑल्फैक्टरी नर्व अगर आपकी वीक हो जाती है ना तो आपकी जो गस्ट्रेटरी नर्व होती है वो ज्यादा वर्क करती है। और जो पार्किंसन पेशेंट होते हैं अगर वो रात में सो रहे हैं तो उनके मुंह में या तो सलाइवा बहुत ज्यादा बनता है या फिर सलाइवा बिल्कुल नहीं बनता जिससे कि उनका मुंह चिपकने लगता है, और सलाइवा ज्यादा बनने से मुंह से बहुत सलाइवा निकलता है। तो ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनके अंदर ये इश्यूज थे एंड व्हेन आई वर्क ऑन दैट 2-3 महीने लगे बट ये पूरी ही कंडीशन उनकी खत्म हो गई कि उनको सलाइवा प्रोडक्शन में इशू हो रहा था, स्मेलिंग में इशू हो रहा था। स्मेलिंग में इशू होने की वजह से वो नाक को ना ज्यादा मतलब अपने नेक को और आगे ले आ रहे थे स्मेल करने के लिए चीजों को। जैसे डॉग्स होते हैं दे नीड टू स्मेल ना, तो वो नाक को कभी देखा और आगे लेके जाते हैं स्निफ कर मतलब स्निफ यस मैम। करते हैं। तो एक्चुअली इफ यू हैव अ गुड ऑल्फैक्टरी नर्व तो अल्टीमेटली आपकी नेक पीछे भी रहेगी। या फिर इफ यू आर वर्किंग ऑन सर्वाइकल फॉरवर्ड नेक पोस्चर यू कैन वर्क ऑन ऑल्फैक्टरी नर्व आल्सो। यस मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? नहीं? डॉक्टर वांखड़े, आपने शायद कोर्स लिया है ना नेक्स्ट आने वाली न्यूरोलॉजिकल क्लास का, तो होपफुली आपको इस क्लास से एक क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि आपकी जो भी आगे आने वाली क्लास है वो अच्छी ही होगी, राइट? Yes, ma'am. It was wonderful. थैंक यू सो मच। सो अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो शैल आई एंड द क्लास? अगर पूछना है तो लेट मी नो, आई विल आंसर, आई हैव नो इश्यूज। नहीं? एंड करें? ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। प्लीज टेक्स्ट करना कि क्लास कैसी लगी सो दैट आई कैन पोस्ट इट। ऑब्वियसली यू नो आई वांट टू पोस्ट इट, आई विल फील वेरी गुड इफ यू लेट मी नो हाउ द क्लास वाज। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड लेट्स मीट इन इफ यू वांट टू ज्वाइन नेक्स्ट क्लास जो भी न्यूरोलॉजी की होगी तो हम उसमें मिलेंगे।